नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से भक्ति काल के अंतर्गत प्रकरण 3 को, जिसमें आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे निर्गुण धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवियों को, उनकी रचनाओं को, साथ साथ कथानक, वर्ण विषय, नायक नायिका, इन सभी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को देखा है, तो आप अगर वीडियो को नहीं देखा है आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख लें। सभी आपकी नेट की परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं उसमें दिए गए हैं, बताए गए हैं। शुक्ल जी वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का इतिहास उनका आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपनी तैयारी आप करते रहिए, वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे सूफी प्रेमाख्यान काव्यों को, प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण कवियों को जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया गया है इस निर्गुण उपासक भक्तों द्वारा, ठीक है, जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इन्होंने लौकिक प्रेम के रूप में ईश्वर की भक्ति की है, ठीक है। प्रेम गाथाओं इनका देखिए मूल अगर देखा जाए तो इस काल के निर्गुण उपासक जो भी भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने क्या किया, प्रेम गाथाओं के रूप में, किसके रूप में, प्रेम गाथाओं के, प्रेम कथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है, नायिका के रूप में वर्णन किया है, ठीक है, प्रेम के रूप में वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है, ठीक है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम के वर्णन को इन्होंने इसमें रखा है। जैसे सबसे पहले जो कवि है वो है कुतुबन। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। तो ये किसके आश्रित थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे कुतुबन, ठीक है। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग यानी कि संवत 1550 था। तो कुतुबन का समय क्या था? 1550, ठीक है। कभी कभी तो इन कवियों का क्रम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो कुतुबन जी का समय है वो है विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग यानी कि संवत 1550। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में लिखी सन 909 हिजरी अर्थात संवत 1558 में। कभी कभी इन रचनाओं का भी आपस में क्रम पूछा जाता है जो इन प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने लिखी थी। तो कभी कभी कवियों का क्रम, कभी कभी इनकी रचनाओं का क्रम, तो आपको ध्यान देते चलना है, ठीक है। तो कुतुबन का समय काल देखा संवत 1550, इनकी रचना का समय काल है संवत 1558। रचना कौन सी है? मृगावती। कुतुबन की रचना है। सीधे सीधे ये भी पूछी जाती है कि किसकी रचना है मृगावती, तो कुतुबन की रचना है, ठीक है। तो मृगावती कहानी इन्होंने लिखी है संवत 1558 में, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार, ठीक है, चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो ऐसे भी पूछा जाता है कथानक के प्रश्न जो आते हैं कि किसमें चंद्रनगर के राजा, ठीक है, और मृगावती की कहानी है। तो ये कहानी है कुतुबन के द्वारा लिखी हुई मृगावती, ठीक है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखलाया कि जिस प्रकार प्रेम मार्ग में त्याग होता है, कष्ट होता है, ठीक है, उसी रूप में एक साधक भी ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए उसी प्रकार का त्याग व कष्ट झेलता है। सारांश की बात की जाए इस कहानी के तो चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र है, ठीक है। कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की कन्या है मृगावती, ठीक है। तो ये क्या होता, मृगावती पर मोहित हो गया था। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा। एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज्य सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही
गई थी। वहाँ वह 12 वर्ष तक रहा। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। ठीक है, तो ये तो थी कथा इसकी। ठीक है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि किस कथा में जो राजकुमार है वो आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया था। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो मृगावती में ऐसा कथानक में आता है कि जो राजकुमार था वो क्या हुआ, आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया था। तो इस प्रकार देखा कुतुबन की रचना मृगावती के बारे में। अब अगले कवि को देखेंगे। हमारे अगले जो प्रेम मार्गी सूफी कवि है वो है मंझन। ठीक है, मंझन कृत मधुमालती इनकी रचना का नाम है। मधुमालती के नाम से इन्होंने रचना लिखी है। ठीक है, तो देखेंगे कि इनके संबंध में कुछ विशेष तो ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रचना जो है मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है। ठीक है, केवल मधुमालती की क्या मिली, एक खंडित प्रति मिली है। मधुमालती में भी 5 चौपाइयों यानी अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया। तो इसकी शैली क्या है, 5 चौपाइयों या अर्धालियों के उपरांत एक दोहा। ठीक है, कहानी कुछ भी अधिक जटिल और लंबी है, बहुत ज़्यादा जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में यहाँ शुक्ल जी ने बताई है। जैसे कंसेर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर, ठीक है, नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आई, सोते हुए राजकुमार को। ठीक है, राजकुमार का नाम था मनोहर और इसकी जो नायिका है वो है मधुमालती। तो मंझनकृत मधुमालती जो रचना है उसमें नायक कौन है, मनोहर है। तो आपको याद रखना है ये सभी, क्योंकि नायक नायिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मनोहर सो रहा था। ठीक है, सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं क्या की, रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रशाली में रखाई। वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रखाई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हो गए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। ठीक है, तो एक ऐसे स्थान पर राजकुमार जा पहुंचा जहां पे एक सुंदर स्त्री क्या हुई, पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। ठीक है, तो मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। किसका उद्धार किया, प्रेमा। तो ये भी नाम एक आता है मंझनकृत मधुमालती में। ठीक है, मनोहर के साथ साथ प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए वह प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता था, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना तब माता ने शाप दे दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं कुछ पता नहीं लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। तो यहाँ देखिए एक और नाम क्या आता है, ताराचंद।
चंद। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता सा जुलता सा दिखाई दिया। इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर से पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का विवाह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से इसे मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन यानी कि प्रेमा के पिता के नगर में जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मधुमालती और मनोहर का विवाह हो गया। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि के रूप में रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख, ठीक है, प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। अब देखिए, एक तो कथा चली किसकी, एक कथा चली मधुमालती की और मनोहर की, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एक कथा चल रही है किसकी, अब ताराचंद और प्रेमा की, कि प्रेमा को देख करके ताराचंद क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रति खंडित है, ठीक है, वो नहीं मिल पाई इसकी कथा की आगे की जानकारी, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त, देखिए यहाँ पे नायक और नायिका के अतिरिक्त तो उपनायक और उपनायिका की भी योजना इस कथा में की गई, जो कि पूछी जाती है प्रश्न के रूप में कि किस कथा में नायक नायिका के साथ साथ उपनायक और उपनायिका का भी प्रयोग किया है कवि ने। तो मंझनकृत मधुमालती में, जिसमें एक कथा चलती है किसकी, मनोहर और मधुमालती की, और साथ साथ दूसरी कथा समानांतर चलती है प्रेमा और ताराचंद की। ठीक है, तो यही कहते हैं शुक्ल जी कि यहाँ पे जो योजना करके कथा को विस्तार किया गया, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्रण भी दिखाया है कवि ने। जन्म जन्मांतर और यौन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र से बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छवि ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंजन कहते हैं। अब देखिए, मंजन की वाली पंक्ति कभी कभी पूछी जाती है, देखत ही पहचाने हूँ तो ही एही रूप जेही छंदरियो मोही, एही रूप बुत अहे छपाना, एही रूप सब सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति और सीयू, एही रूप त्रिभुवन कर जीयू, एही रूप प्रगटे बहुभेसा, एही रूप जगरंक नरेसा। तो एही रूप है ना, शब्दों को प्रयोग किया है किसने, मंजन ने। ठीक है, तो कभी कभी ये दो पंक्तियाँ पूछी जाती है कि एही रूप शक्ति और सीयू, एही रूप त्रिभुवन कर जीव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछी जाती है। मंजन की रचना है, मंजन की लिखी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ इस प्रकार था। यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है क्या, विरह। ठीक है, यह भक्त की क्या है, प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। ठीक है, बिरह ही सबसे अधिक यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जैसे बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परे ते पारा, बिरह की जगत अविरथा जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज कोई, चंदन की बन उपजय बन बन उपजय, बिरह की तन तन होई। कहने का तात्पर्य बिरह को ही इन सूफी प्रेम मार्गी कवियों ने, भक्त कवियों ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है।
जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं, ऐसा ये मानते हैं, इनकी विशेषता है। तब वह देखता है कि सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं, जो कि इसकी विशेषता है। आगे चलकर हम पद्मावत की जायसी में भी इसी विरह वर्णन को देखेंगे। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है। कौन कौन सी? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। ये ध्यान रखिएगा, ये 4 काव्य जायसी के पद्मावत से पहले के काव्य हैं। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का ही केवल लेकिन पता चलता है, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। तो मृगावती, मधुमालती ये सब पहले की रचना है, जायसी से के पद्मावत से पहले की। ठीक है, कहते हैं और फिर कहते हैं कि जो जायसी का जो उदाहरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। साथ साथ पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्राय फारसी अक्षरों में ही मिलती है। तो यहाँ पे जायसी की भी प्रेम काव्य का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शुक्ल जी ने पहले से ही बता दिया है। ठीक है, जिसमें जायसी के का पद्मावत जो है उसकी हस्तलिखित प्रतियां क्या है, फारसी अक्षरों में मिलती है, जो कि प्रश्न कभी कभी पूछा भी गया है कि उसकी भाषा क्या है। तो फारसी अक्षरों में हस्तलिखित जो प्रति है वो मिली है पद्मावत की, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए एक रचना है उस्मान की चित्रावली। तो ये सभी हम अभी आगे चल करके पढ़ेंगे। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नाम से एक प्रेम कहानी लिखी थी। तो गुलशन इश्क जो रचना है ये मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में लिखी गई रचना है। और कौन लिखते हैं इसको? शायर नसरती लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 2 संत कवियों को हमने देखा, प्रेम मार्गी शाखा के भक्त संत कवियों को, तो इनमें मंझन की मधुमालती और कुतुबन की मृगावती, ये 2 रचनाएं हमने देखे। इनके कथानक और पात्रों को देखा, नायक नायिका को देखा। अगली वीडियो में हम जायसी को विस्तार रूप से पढ़ेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, इसको बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगली एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें पूरी जायसी की पद्मावत रचना के बारे में जो भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो शुक्ल जी ने बताए हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए ताकि वीडियो में अपलोड करूं तो मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूं, और पसंद आई हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।